गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश्वर केशव क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। इस चैप्टर का फर्स्ट वॉल्यूम जो है पहले हो चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, इसका आइकॉन में भी लगा होगा जिसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार क्या होता है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, समाप्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि संसाधन के रूप में, संसाधन का संरक्षण तक हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन जो है, संसाधन। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन भू संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन? भू संसाधन। भूमि एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि भूमि पर हम कृषि कार्य करते हैं, भूमि पर हम आवास बनाते हैं, भूमि पर सड़क, यातायात, परिवहन के साधन बनाते हैं। तो जो भी क्रिया, अगर हमें क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तो उसके लिए हमें भूमि का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए भूमि एक क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं सब कहाँ होती है? भूमि पर आधारित होती है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि संसाधन की स्थिति क्या है? देखिए, लगभग 43% भू क्षेत्र है वो क्या है? मैदानी भागों में, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक मानी जाती है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से क्या है? पर्वत है। भारत का 43% हिस्सा जो है वो समतल है, जहाँ पर कृषि कार्य कीजिए या फिर नगरों का विकास कीजिए, जबकि 30% हिस्सा ऐसा है जो पर्वतों से घिरा हुआ है, जो 12मासी नदियों को प्रवाह करती है। और नदी प्रवाहित होती है तो कृषि कार्य में सहजता होती है, क्योंकि सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्थाएं हो जाती है। पर्यटन विकास के लिए भी अनुकूल परिस्थिति प्रदान करती है और परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण भी है। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय मिलता है। यानी अगर हम कहें कि भारत भूमि ऐसी है जहाँ समतल भी है, पहाड़ भी है, पठार भी है, अतः यहाँ पर पहाड़ से हमें क्या हो जाता है? सदाबहार नदियाँ मिल जाती हैं। समतल भूमि पर कृषि कार्य कर लेते हैं, तो वही पठारों से हमें खनिज संपदा की प्राप्ति हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूमि का उपयोग, भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाला पहला तत्व होता है वन, पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जैसे बंजर, कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में इस्तेमाल की जाने वाली भूमि, इमारत में बनाने में, सड़क बनाने में, औद्योगिक विकास करने में जो भूमि इस्तेमाल की जाती है, तो ऐसी भूमि को कृषि योग्य अयोग्य भूमि के रूप में जाना जाता है। परती भूमि, वर्तमान परती भूमि दो प्रकार का होता है, पुरातन परती भूमि, एक वर्तमान परती भूमि। तो देखिए, जहाँ कृषि कार्य 1 वर्ष से कम समय तक खेती न की गई हो तो उसे वर्तमान परती भूमि कहेंगे। ऐसी भूमि जहाँ 1 से 5 वर्षों तक खेती का काम नहीं किया गया हो, तो ऐसे भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे भूमि को पुरातन परती भूमि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अन्य कृषि योग्य भूमि में क्या है? अस्थायी चारागाह है, अन्य मदों में विविध वृक्ष है, वृक्ष, फसल और उपवन के अधीन भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष या इससे अधिक खाली रहता है। अब आगे देखिए, शुद्ध बोया गया या निवल भूमि। कौन भूमि? निवल भूमि। निवल भूमि क्या होता है? देखिए, एक वर्ष में कृषि में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इससे कृषि गहनता का विकास होता है। भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप के प्रकार देखिए। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, और क्या है? भू आकृति के बाद मृदा, जलवायु तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल होती है। इत्यादि शामिल होती है। इत्यादि शामिल होती है। भू निम्नीकरण के कारण क्या है? देखिए, भू निम्नीकरण के
कारण क्या है? 1 मिनट। भू निम्नीकरण के कारण क्या है? देखिए, पहला खनन। भू निम्नीकरण का फर्स्ट कारण क्या है? खनन है। खनन का मतलब क्या होता है? खनन करके खनिज संपदा निकाल दी जाती है तो उसके कूड़ा कचरा जो है इर्द गिर्द में पसर जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा कृषि योग्य भूमि भू निम्नीकृत हो जाता है। अतिचारण, देखिए ज़्यादा जीव जंतुओं को चराने से चारागाह की अनुपलब्धता है, और ज़्यादा जीव जंतु जब चरने जाएंगे तो उनके खुर से क्या होता है, जो मिट्टी का ऊपरी सतह होता है कटता है, और कटने से भूमि निम्नीकृत होती है, क्योंकि मृदा जो होती है भूमि की ऊपरी परत पर ही होती है जहाँ कृषि कार्य आसानी से किया जाता है। अति सिंचाई, ज़्यादा सिंचाई करने से खेतों में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, और अम्लीयता की मात्रा बढ़ने से भी कृषि कार्य करने में आसानी नहीं होती है, क्योंकि उसमें उपज कम होने लगता है। औद्योगिक प्रदूषण, देखिए उद्योग से निकलने वाले कचरे भी जो है वो औद्योगिक विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र के ह्रास का कारण बनता है। वनोन्मूलन, वन का अधिक से अधिक कटाई भी, क्योंकि वनों की कटाई होगी तो क्या होगा, मृदा अपरदन ज़्यादा मात्रा में होगा, जिससे भूमि निम्नीकृत होती जाएगी। भूमि संरक्षण के उपाय, देखिए भूमि संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि मृदा को बचाना। तो मृदा को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वनों का रोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण करनी चाहिए, पशुचारण पर नियंत्रण करनी चाहिए, और रक्षक मेखला का निर्माण करना चाहिए, खनन पर नियंत्रण करने चाहिए, और औद्योगिक जल का परिष्करण, औद्योगिक जल जो होता है उसका परिष्करण करके उसको बाहर करना चाहिए। ऐसा करके हम भूमि को निम्नीकृत होने से भूमि को संरक्षित कर सकते हैं, या भूमि को निम्नीकृत होने से बचा सकते हैं। देखिए मृदा एक संसाधन है, मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही क्या होती है? खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक क्या है? आवास है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 cm मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। देखिए मृदा का निर्माण किससे होता है? सेल मीन्स चट्टानों के अपघटन से होता है। मृदा का निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे तापमान, पानी का बहाव और पवन। इस प्रक्रिया में कई भौतिक रासायनिक परिवर्तन का भी योगदान होता है। अब प्रश्न बनता है मृदा के प्रकार। देखिए मृदा को भारतीय भू सर्वेक्षण संस्थान ने 8 वर्गों में बांटा है। क्या क्या? पहला लाल या पीली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी। देखिए मृदा संसाधन और उसके प्रकार, मृदा कैसी कितने प्रकार की है, इसकी चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो पहला चर्चा में हम लोग देख रहे हैं कि मृदा का प्रकार में क्या होती है? लाल या पीली मिट्टी। देखिए लाल मिट्टी क्या होती है? ऐसी मिट्टी जिसमें लोहा की मात्रा होती है, और लोहा की मात्रा की अधिकता के कारण ही इसका रंग क्या हो जाता है? लाल होता है। तो आइए हम लोग समझते चलते हैं कि लाल मिट्टी फर्स्ट जलोढ़ मिट्टी से आज शुरुआत किया। ऐसे हम बता दे रहे हैं लाल मिट्टी क्या होती है? ऐसी मिट्टी जो क्या होता है? आग्नेय चट्टानों के टूटने से बनती है। ऐसी मिट्टी जिसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसी मिट्टी को लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रश्न पहला बना, जलोढ़ मिट्टी क्या है? देखिए जलोढ़ मृदा क्या होती है? जलोढ़ माने जो जल से लाई जाती है, नदियों द्वारा प्रवाहित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब मृदा को बहा कर ले जाया जाता है और दूसरे जगह ले जाकर प्रसारित कर दिया जाता है, तो ऐसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। भारत में लगभग इसकी मात्रा कितना है? 45% है। भारत में इसकी मात्रा लगभग इसकी मात्रा कितनी है? 45% है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत पर है? 45% भूभाग पर पाया जाता है। 45% क्षेत्र पर पाया जाता है। इस मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पोटास की। यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्रों द्वारा विकसित होती है। रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों में पाई जाती है। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। देखिए भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी देख रहे हैं ना, जलोढ़ मिट्टी किन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में, देखिए ये जो रंग है, इस रंग के आधार पर देखिए जलोढ़ मिट्टी का ये पूरा क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का है।
ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये सब किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लंबा ये पूरा पड़ जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। जबकि माने इस क्षेत्रों में कौन कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, यहाँ से पंजाब हो जाएगा, और इधर से हरियाणा, उत्तराखंड आदि क्षेत्रों में होते हुए यह कहाँ पहुँच जाता है? असम के क्षेत्रों तक पहुँच जाता है। तो इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आयु के आधार पर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जबकि नई मिट्टी होती है उसमें खाद और उर्वरक की मात्रा ज़्यादा होती है, उपजाऊपन ज़्यादा होती है, तो ऐसी मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जैसे देखिए काली मृदा, अब देखिए जलोढ़ मिट्टी, यहाँ देखिए देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये जो मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी है। ये कैसी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, हम लोग अगला पढ़ेंगे काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, और बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जिसका अन्य नाम रेगुर मिट्टी भी है। कौन मिट्टी है? रेगुर मृदा। इसका रंग क्या होता है? काला। ठीक है, इसमें क्या होता है? मैग्नेटाइट जीवाश्म की उपस्थिति होती है। यह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है, तथा यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न यहाँ ये बनता है कि कपास की खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों की जाती है? तो देखिए महाराष्ट्र और गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, और काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अतः इन क्षेत्रों में कपास की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ सूती वस्त्रों के उद्योग ज़्यादा मात्रा में विकसित किए गए हैं। आगे फिर हो जाता है काली मिट्टी के बाद हम लोग बात करने वाले हैं लाल या पीली मिट्टी। बताएं, लोहे के कणों की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कंपटीशन में भी कि किसकी अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। आपका प्रश्न का आंसर होगा लोहे की कणों की उपस्थिति के कारण। कहीं कहीं इसका रंग कैसा दिखता है? पीला भी। अम्लीय प्रकृति की यह मिट्टी है, यानी मिट्टी में किसकी मात्रा होती है? अम्ल की मात्रा। चूने का इस्तेमाल करने से उर्वरता को इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चूना जो होता है CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है? बुझा हुआ चूना है, और इस बुझा हुआ चूना का मतलब ये हुआ कि इस बुझा हुआ चूना का मतलब ये हुआ कि इसमें क्षार है। इसमें क्या है? क्षार है। तो क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर उसे उदासीन कर देता है, तो इस मिट्टी में क्या होने लगती है? फसलें होनी प्रारंभ हो जाती है। इस मिट्टी में फसलें होना प्रारंभ हो जाती है। 1 मिनट आगे फिर दे रहा है, इसका पूरा क्षेत्र क्या है? उड़ीसा। इसका पूरा क्षेत्र है उड़ीसा, मध्य गंगा का मैदान, और फिर क्या है? गारो खासी कट जा रहा। लाल या पीली मिट्टी। देखिए लोहे के कणों की अधिकता के कारण लाल या पीली मिट्टी में रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। लोहे के कणों की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है, अर्थात इसका pH मान 7 से क्या होगा? 7 से कम हो जाता है। अतः इसमें जब हम चूना मिलाते हैं तो चूना जो होता है क्षार होता है, और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। तो इस प्रकार इसमें कृषि का कार्य आसानी से किया जा सकता है। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान और गारो खासी जयंतिया के पहाड़ियों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन हमेशा टच करता है कि मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लोहा के कण के कारण। लेटेराइट मिट्टी, देखिए लेटेराइट जो है लेटर शब्द से बना। लेटर मीन्स होता है ईंट। जिस प्रकार से ईंट को पका करके मिट्टी गिला करके उसे ईंट बनाई जाती है, फिर उसे ईंट पकाई जाती है, तो सारे चरण से निकल के इस मृदा का निर्माण होता है। यानी इसके लिए उच्चतम तापमान रहेगा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के दौरान
क्या होती है, मिट्टी गीली पड़ जाती है, और गीली मिट्टी जो होती है उस पर जब तेज धूप पड़ता है तो सूख के इस मिट्टी का निर्माण होता है। यानी भारी वर्षा अत्यधिक निछालन का परिणाम है। यह चाय और काजू की खेती के लिए अधिक पर्याप्त उपयुक्त मानी जाती है। यानी काली मिट्टी हम समझ गए कपास की खेती के लिए, जलोढ़ मिट्टी समझ गए धान और गेहूं जैसे मोटे अनाज के लिए, और ये जो हो गया चाय और काजू के लिए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि असम क्षेत्रों में यह ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे है कि मरुस्थलीय मृदा। देखिए मरुस्थल कहाँ होता है, जहाँ पर वर्षा कम होती है। जिन क्षेत्रों में 50 सीएम से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग लाल या भूरा होता है, रेतीली तथा लवणीय होती है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर इसमें अधिक होती है। इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। साथ ही उचित सिंचाई का प्रबंधन करने से इसमें उपजाऊपन आ जाता है। जैसे राजस्थान का जो थार मरुस्थल है उसमें गंगानगर आदि जिलों में जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से नहर निकाली गई है, जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। इस नहर से सबसे ज़्यादा लाभान्वित राजस्थान है, इसलिए इस नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नहर से सबसे ज़्यादा लाभान्वित राजस्थान हुआ किस दृष्टिकोण से, क्योंकि इस नहर के आगमन के साथ ही इन क्षेत्रों में जल की सिंचाई के कारण मिट्टी को उपजाऊपन बनाया जा सका है। अब आगे देखिए, पहाड़ी पद या पिड माउंट जोन, किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट या पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाए जाने वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पिड माउंट क्षेत्र। किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाए जाने वाले क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, पिड माउंट के नाम से या पहाड़ी पद के नाम से जानते हैं। ये आपका हो गया मरुस्थलीय मिट्टी। ये हो गया आपका मरुस्थलीय मिट्टी। यह कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती है, वर्षा की यानी जल की प्यासी होती है। इसमें वर्षा समझ में नहीं आता, दिन में तापमान ज़्यादा होता है और रात्रि में तापमान बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए राजस्थान में क्या है, दिन में गर्मी ज़्यादा लगता है और रात में ठंडा भी ज़्यादा लगता है। ये पिडमाउंट क्षेत्र है, देख रहे हैं ना, ये सब क्षेत्र क्या है, पिडमाउंट क्षेत्र है, क्योंकि ये पर्वतों पर जो है वो क्षेत्र बना हुआ है। आगे फिर है देखिए दक्कन ट्रैप क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की काली मृदा वाला क्षेत्र। इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र और कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये देख रहे हैं, कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी जो होती है, जो दक्कन ट्रैप में है। वन मृदा, वनों में कौन मिट्टी पाई जाती है, जीवाश्म मिट्टी पाई जाती है। कौन, जीवाश्म मृदा पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वनों की पत्तियां जो होती है वो झड़ती है और वर्षा में सड़ने से उससे ह्यूमस बनता है, जिसमें जीव का अंश पाया जाता है। इसलिए इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, जीवाश्म मिट्टी के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अब पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार इसमें बदलाव भी होते रहता है। नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिल्टदार हो जाती है, अधिक सिलिक और ह्यूमस रहित होती है। इसमें क्या होता है, कभी कभी इन क्षेत्रों में दलदली मिट्टी के रूप में भी यह तब्दील हो जाती है। देखिए ये कपासी मिट्टी हो गया और ये वन मृदा क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है वो हो गया, ठीक है। अब आगे इसको जीवाश्म मिट्टी भी कहा जाता है। अब आगे देखिए खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है, तो एक तरफ खादर मिट्टी और दूसरे तरफ बांगर मिट्टी बीचों बीच लाइनिंग कर दी है। तो खादर मिट्टी यह क्या होती है, नवीन जलोढ़ मृदा होती है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। अधिक बारीक और रेतीली होती है, कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट से भरी होती है। बार बार नवीकरण संभव है, इसमें नवीकरण संभव नहीं, मैंने इसको पुनः नया बनाया नहीं जा सकता है। नदी के पास डेल्टा और बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। यह नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। ये आपका खादर मिट्टी हो गया और ये क्या हो गया, बांगर मिट्टी हो गया। इसमें कृषि कार्य ज़्यादा मात्रा में होता है, इसमें कृषि कार्य कम मात्रा में। अभी क्वेश्चन आता है कि कोसी बिहार का शोक कहा जाता है और
वहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, फिर भी वहाँ जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कोसी अपने साथ जलोढ़ मृदा लाती है और जलोढ़ मृदा पर कृषि कार्य ज़्यादा मात्रा में होता है और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में कृषि कार्य अधिक होने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए मृदा का अपरदन क्या होता है। मृदा का कटाव या उसके बहाव की प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। मिट्टी की यानी वर्षा के कारण या हवा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत क्या होता है? कट कट करके प्रवाहित होती है, तो इसी को मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है। इसका मूल कारण है वन का उन्मूलन, वनों का ज़्यादा से ज़्यादा कटाव, और क्या है, ज़्यादा पशु चराने से भी मृदा कटती है, उनके खुरों से, निर्माण और खनन की प्रक्रिया से कटती है, प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल। पवन से जो जाती है कट के उस मिट्टी को लोएस मिट्टी कहा जाता है, हिम नदी से जो कट के आती है उसको हिमानी मिट्टी कहते हैं, और जो जल से कटती है उसको कौन मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। यानी तीनों की तीनों मिट्टियां जो होती है वो स्थानांतरित मिट्टी होती है, जो अपने स्थान पर विकसित नहीं हुई होती है। अब आगे मृदा अपरदन की समाधान देखिए। मृदा अपरदन के लिए ठीक उल्टा कर देना है, पशु चारण पर नियंत्रण कर दीजिए, वन उन्मूलन से क्या, वनों का विस्तार पर बल दीजिए, निर्माण और खनन की प्रक्रिया पर कंट्रोल कीजिए। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद, इसे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन भूमि को नंगा ज़्यादा से ज़्यादा न रख के उन क्षेत्रों में क्या करें, उन क्षेत्रों में घास या फिर फसल लगाए रहें, तो उससे क्या होता है? मृदा का अपरदन कम होता है। यानी जहाँ मरुस्थल है, मरुस्थल के इर्द गिर्द झाड़ी और पेड़ का विकास कर दिया जाए, जंगल कर दिया जाए, ताकि मरुस्थल अन्य क्षेत्रों में विकसित होकर के मृदा को बर्बाद न कर सके। आगे है अवनलिका क्या होती है। देखिए अवनलिका क्या होता है? बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिका के नाम से जाना जाता है। उत्खात भूमि, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है, उसे क्या कहते हैं? उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। यानी अवनलिका ही क्या करता है? खेतों में अवनलिका बनता है तो मृदा पानी रिस करके अंदर चला जाता है, और इस अवनलिका को तोड़ने के लिए खेतों की क्या की जाती है? जुताई की जाती है। खंड भूमि, चंबल बेसिन में इसे क्या, खंड भूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्खात भूमि को खंड भूमि कहा जाता है। पवन द्वारा अपरदन, पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। और पवन अपरदन से कौन मिट्टी का निर्माण होता है? लोएस मिट्टी। पवन अपरदन से कौन मिट्टी का निर्माण होता है? लोएस मिट्टी का निर्माण होता है। अब इसके बाद हो जाता है आपका, इसके बाद है जलोढ़ मिट्टी। भारत के लगभग 45% हिस्सा पर यह पाया जाता है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता है, लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर यह पाया जाता। आगे है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा इसकी विकास होती है। रेत, सिल्ट और मृत्तिका विभिन्न अनुपात में इसमें पाए जाते हैं। आयु के आधार पर इसे पुरानी मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। यह चावल, गन्ना और गेहूं के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है ना। इसी के साथ आज की वाणी विराम दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।